गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आरोह भाग 1 में संकलित गज़ल साय में धूप, कल हमने उस गज़लकार यानी कि कवि का आपको परिचय करवाया था और साथ में पाठ कविता का सारांश। आज इस वीडियो में हम आपको गज़ल का जो अर्थ होता है यानी कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर उसकी व्याख्या करवा रहे हैं। कविता नंबर 7, साय में धूप, ये गजल है। तो यहाँ पर जो पहली गजल है, प्रथम गजल के बारे में बता रहे हैं। गजल के जो गजलकार हैं वो दुष्यंत कुमार जी हैं। उनकी पहली गजल है, कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। यहाँ पर चिरागा, हम आपको इसका जो शब्द हैं उनका साथ साथ में अर्थ भी बता रहे हैं। अर्थ, यहाँ था चिरागा। चिरागा मतलब चिराग यानी कि जिसको हम दिया भी कहते हैं। हरेक, हरेक का मीनिंग है हर एक। यहाँ है मयस्सर। मयस्सर, मयस्सर कहते हैं यानी कि मयस्सर का जो मीनिंग है वो है उपलब्ध। उपलब्ध मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के, दरख्तों, दरख्तों कहते हैं वृक्षों जो पेड़ होते हैं। साए, साया या साया कहते हैं छाया। इनका साथ साथ में मैं अर्थ बता रही हूं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये प्रसंग है आपका जो अभी आपको बता रही हूँ, या मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पर प्रसंग है, प्रस्तुत गजल हमारी, या हम यहाँ पंक्तियां भी लिख दें तो तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित साय में धूप नामक शीर्षक से ली गई हैं। नामक शीर्षक से ली गई हैं, यानी ये पंक्तियां जो हैं ये गजल हैं और इनके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं।
दुष्यंत कुमार जी हैं। ये प्रसंग जो है आपको प्रत्येक पंक्ति में जब उसकी आप व्याख्या करते हैं तो उससे पहले यही प्रसंग सभी में लिखना है। यहाँ कवि ने जो मैंने अभी आपको गजल बताई थी, तो यहाँ पर कवि का कथन है कि पराधीनता के समय जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो आंदोलन था वो बहुत जोरों पर चल रहा था, तब यह तय किया गया था कि हर एक घर से एक व्यक्ति बलिदान देगा और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तब स्वतंत्र देश में हर एक घर में दीप जलाएंगे, यानी एक घर में दीप जला देंगे। अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और त्रासदी के अंधकार को समाप्त कर देंगे। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा कुछ नहीं हुआ। संकल्प तो यह था कि प्रत्येक घर के लिए दीप जला दिया जाएगा, किंतु वास्तविकता आज यह है कि यहाँ तो एक दिया पूरे शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ये कहा गया था कि हर एक घर से एक व्यक्ति बलिदान देगा और बलिदान की एवज में वहां प्रत्येक घर में एक एक दिया जला दिया जाएगा, यानी वहां से अज्ञान, अशिक्षा, त्रासदी सब कुछ मिटा दिया जाएगा। आज तो ऐसे हालात हैं कि एक घर तो क्या, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दिया उपलब्ध नहीं है। आगे कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता का वृक्ष जो पब्लिक ने या जनता ने रोपा था, उससे लोगों को पीड़ा व कष्ट रूपी आज उस धूप से, आज उन वृक्षों में जो वृक्ष लगाए थे, आज उन वृक्षों के नीचे जो छाया हमें बैठने को मिलती थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सुख हमें देखने थे, आज वो हमें कहीं भी उपलब्ध दिखाई नहीं देते। किंतु वास्तविकता यह है कि अपने ही वृक्षों के साए में भी धूप लगने, जो हमने स्वयं अपने लिए वृक्ष लगाए थे, यानी अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से जो प्राणों की आहुति या उसमें अपना कोई योगदान दिया था, आज हमें उस साए में भी धूप लगती है। अर्थात स्वतंत्र देश में भी वही परतंत्र काल जैसे दुख पीड़ा सहन करने पड़ रहे हैं। आज भी देश में अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, त्रासदी जैसे ये भयंकर अभिशाप आज भी फैला हुआ है, जिसकी पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को सहन करनी पड़ रही है। इसलिए यहाँ अब रहने का कोई फायदा नहीं है। चलो अब यहाँ से जीवन भर के लिए चलें। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र भारत में जन साधारण के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। नंबर 2, कवि का स्वतंत्र भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था के प्रति अविश्वास और क्षोभ यानी कि क्रोध उत्पन्न हुआ है। गजल शैली का सफल प्रयोग हुआ है। उर्दू फारसी शब्दों का भी भावानुकूल प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपकी ये पहली गजल थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और बच्चों, इसके जो गजल में अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप अपनी पुस्तिका में से, अपनी बुक में से याद करेंगे। यहाँ दूसरी गजल है, न हो कमीज, यानी कि पहनने वाली जो शर्ट है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ये मैं गजल दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर भर के लिए। यहाँ इनका अर्थ है मुनासिब। मुनासिब का मतलब है उपयुक्त होता है, उपयुक्त। और सफर होता है, सफर का अर्थ होता है यात्रा। और खुदा आप जानते हैं, खुदा ईश्वर, और यहाँ हसीन होता है सुंदर, और नजारा होता है दृश्य।
नजारा होता है दृश्य, और ख्वाब होता है सपना। दूसरी पंक्तियों में जो कवि ने यहाँ पर चर्चा की है, प्रसंग इसी प्रकार रहेगा कि कवि ने बताया है कि गरीब लोगों के पास तन ढकने को भी वस्त्र नहीं है, परंतु गरीब लोगों के पास यदि वस्त्र नहीं है तो वो पाँव से अपना पेट ढक लेंगे, यानी कि पाँव को इकट्ठा करके सो जाएंगे। उन्हें तो केवल शांति और चाहिए, और कोई बात नहीं है। अपने देश के लिए इतना भी वो कर सकते हैं। वे लोग अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ लोगों के पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र नहीं है। भारत के ये गरीब लोग इस गरीबी से युक्त जीवन यात्रा करने के लिए भी तैयार हैं। और उसके बाद कहने का तात्पर्य है कि गरीबों के भाग्य में तो केवल गरीबी ही गरीबी है। उन्हें तो इस गरीबी में अपनी पूरी जीवन मूल्य जो जीवन यात्रा है वो पूरी करनी है। कवि ने यही बात पुनः फिर दोहराई है, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर भर के लिए। कवि ने कहा है यदि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, और ईश्वर यदि गरीबों पर दया नहीं करता तो इसमें भी हमें कोई चिंता नहीं है। मनुष्य अपने सपने तो संजो सकता है, अगर सपने पूरे नहीं होंगे तो सपने देखना तो कोई बुराई नहीं है। उसके वास्तविक जीवन में कोई सुख या सुंदरता नहीं है तो कोई बात नहीं, वह सपनों में तो दृश्य जो सुंदर दृश्य है वह देख सकता है और अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर सकता है, यानी वह सपनों में सुख की कल्पना तो कर सकता है। निम्न पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र भारत की जो गरीब जनता है उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। भाषा प्रवाह में ही और प्रभावशाली है। यहाँ पर गजल शैली का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है इसकी उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। शब्द योजना बहुत उपयुक्त है। गजल नंबर 3, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन, यहाँ पर मुतमईन होता है, मुतमईन होता है निश्चिंत, मुतमईन होता है निश्चिंत, यानी कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे निश्चिंत हैं कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, यानी कि कठोर हृदय जो है वो कभी भी गरीबों पर तरस नहीं कर सकता, दया नहीं दिखा सकता, करुणा का भाव उनके अंदर नहीं पनप सकता। तो अब मैं बेकरार हूँ। बेकरार, बेकरार का मीनिंग होता है अधीर। बेकरार का मीनिंग होता है अधीर, यानी कि मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। असर कहते हैं प्रभाव। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। निजाम, यहाँ निजाम का मीनिंग है व्यवस्था। निजाम का मीनिंग है व्यवस्था। कवि ने कहा है कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, यानी कि अगर तेरी व्यवस्था के अंदर इतनी शक्ति है तो तेरा मन बस चले तो तू जुबान जो शायर है, जो गजलकार है, उसकी जुबान सिल सकता है। एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात कहते हैं सावधानी। एहतियात, यहाँ पर एहतियात होता है सावधानी। एहतियात, सावधानी। उसने कहा है कि एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर कहते हैं व्यक्ति को। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक वृक्ष होता है और जिसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, यानी कि यहाँ गुलमोहर की जो चर्चा की गई है वो मानवीय पीड़ाओं का प्रतीक बताया गया है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यानी कवि ने यहाँ पर गुलमोहर का जो वृक्ष है जिसके ऊपर फूल लगते हैं उसकी दो पक्ष में बात की है। प्रस्तुत ये पंक्तियां आपकी वही रहेंगी जो मैंने अभी आपको प्रसंग के लिए करवाई हैं।
और इनकी गजल का जो अर्थ है, कवि का कथन है कि देश की राजनीति के जो ठेकेदार हैं, देश की राजनीति के जो ठेकेदार निश्चिंत हैं कि कवि उनके पत्थर के समान कठोर हृदय को अपनी कविता के माध्यम से पिघला नहीं सकता, किंतु कवि अपनी आवाज को पूरे देश में पहुंचाने के लिए व्याकुल है, यानी कि बेकरार है। कवि चाहता है कि सोचता है कि मैं कम से कम अपनी जुबान को अपनी बेकरारी के साथ पूरे देश में आवाज को फैलाने के लिए बेकरार है। वह निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसकी आवाज का जो उजाला है वो पूरे देश में फैल जाए। तुम मेरे जैसे कवियों की जुबान को सिल तो सकते हो। कवि ने फिर पुनः राजनीति के ठेकेदारों से कहा है कि तुम मेरी जुबान को सिल तो सकते हो, लेकिन मेरी भावनाओं को तुम कुचल नहीं सकते। चाहने अर्थात जनता का हित चाहने वाले कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम्हारे लिए यह सावधानी बरतना आवश्यक है ताकि तुम्हारे स्वार्थ की कोई पूर्ति में बाधा न हो। यानी कि तुम जुबान सिल सकते हो, तुम्हारी जो स्वार्थ पूर्तियां हैं उनके अंदर कोई बाधा या रुकावट न पड़ जाए। इसलिए कवि कहता है कि तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि कवि देश और जागरूकता का शंख बजा सके। अंत में कवि ने फिर यही कहा है, यदि जीना ही है तो बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे जीना है, उचित होगा। अर्थात राजनीतिकों के झूठे वादे पर नहीं, उनकी चापलूसी करने से नहीं। अगर जीना है तो अपने बगीचे में जो गुलमोहर का वृक्ष लगा है, फूल लगा है, उसके नीचे ही जीना है, लेकिन झूठे वादों के लिए नहीं जीना। अपितु अपने भरोसे पर जीवन व्यतीत करना होगा। यदि मरना भी होगा तो गैर के शासन में अपने जीवन के सुखों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए मरेंगे। यदि हमें मरना ही है, या तो शान से अपने बगीचे में मरेंगे गुलमोहर के वृक्ष के नीचे, और यदि मरना ही है तो हम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए मरेंगे। स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था पर कवि ने करारा व्यंग किया है। भाषा भावानुकूल और प्रभावशाली है और शब्दों का यहाँ पर सार्थक व सटीक जवाब दिया गया है। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है, गजल शैली में लिखी गई है। यहाँ पर कवि ने जो गजल थी कवि की, वो मैंने आपको यहाँ करवाई है। इन गजल में आपको जो वर्ड मीनिंग थे उनका अर्थ पता, क्योंकि गजल जो होती है वो उर्दू फारसी में होती है। इसमें अनेक जो शब्द हैं वो उर्दू फारसी से आए हैं। उर्दू फारसी के अर्थ आप शायद इतना नहीं जानते, लेकिन आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं पता तो आप अपनी नोटबुक पर उसको नोट कर लीजिए। जैसे ही हम आपसे मिलेंगे तो तब आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। अब ये जो यहाँ पर गजल मैंने आपको करवाई हैं, इन गजल के नीचे कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी या व्याख्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप याद करेंगे, क्योंकि व्याख्याओं के जो प्रश्न होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको याद करें और यथासंभव आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर उनको लिखेंगे, और जितने इसके प्रश्न ये व्याख्याएं हैं ये भी आप याद करेंगे। बाकी इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं मैं उन्हें आपके सामने दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक आप इस कार्य को पूरा कीजिए।